स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो में। यूजीसी नेट के डिकोड कर रहे हैं पीवाईक्यूज हम। आज हमारा सवाल है जून 2024 से और इसके थ्रू हम देखेंगे कि चोलकालीन जो ग्रामीण प्रशासन था उसके बारे में हम अच्छे से समझेंगे क्या था। तो चलिए देखते हैं, पहले सवाल देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको एक एक करके देखेंगे कि भारत में स्वायत्त स्थानीय जो स्वशासन है उसका इतिहास चोल काल से ही शुरू होता है, जो कि उत्तर मेरूर लेख से हमें जानकारी मिलती है। सबसे पहले सवाल देख लेते हैं मित्रों कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो पहला है कि मध्यकाल के आरंभ में दक्षिण भारतीय ग्राम जीवन की मूलभूत इकाई उर थी। दूसरा है उर के, मेनली ये जो सवाल है केवल उर के विषय में ही पूछा गया है, आखिर उर थी क्या। तो दूसरा है कि उर ग्राम सभाओं के साथ साथ ग्राम से संबंधित थी, ये सही है कि गलत। तीसरा है कि उर जो थी गैर ब्रह्मदेय ग्राम था। या चौथा, नाडु सभा और नगरम जैसे कॉरपोरेट निकाय राजस्व के मूल्यांकन और संग्रह का कार्य नहीं करते थे। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो सोचिए, बताइए। तो इसको डिकोड करते हैं कि सबसे पहली बात करते हैं कि जो पहला है कि आरंभ में दक्षिण भारतीय ग्राम जीवन की मूलभूत इकाई उर थी, ये बात तो ठीक है कि उर थी। इसके बाद में हम देखेंगे कि उर कहाँ स्टैंड करता है चोल काल में। उर ग्राम सभाओं के साथ साथ ग्राम से भी संबंधित थी, ये भी ठीक है। उर जो है गैर ब्रह्मदेय ग्राम था, ये भी ठीक है कि ब्रह्मदेय ग्राम नहीं था, विशिष्ट ग्राम नहीं था, ये सामान्य ग्राम था, उर था। तो ये भी ठीक है। जबकि ये सवाल हमारा गलत है कि ऐसा नहीं, संग्रह का कार्य करते थे, ठीक, क्योंकि उस समय ग्राम स्वायत्त हुआ करते थे। तो हमारा उत्तर ये हो जाएगा ए बी सी। तो ए बी सी किस में है? तो ए बी सी 3 में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम चोलकालीन ग्रामीण प्रशासन के बारे में अच्छे से समझते हैं। ये हायरार्की थी दोस्तों कि ग्राम समाज जो साम्राज्य था, ये हम चोल साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, चोल प्रशासन के बारे में पढ़ रहे हैं। चोल प्रशासन में सबसे ऊपर साम्राज्य है, साम्राज्य यानी सम्राट जो बैठता, सम्राट मुख्य रूप से होता है। उसके बाद मंडल आता है, मंडल के बाद वलनाडु, वलनाडु के बाद कोट्टम, कोट्टम के बाद नाडु, नाडु के बाद नगर और ग्राम, गांव और नगर हो जाते हैं। अब मुख्य रूप से हमारा सवाल ये था कि ग्राम सभा को ही उर बोला जाता था, लेकिन ग्राम में भी 2 ग्राम थे। अभी उसको ऊपर से देखते हुए आते हैं। ये हो गया साम्राज्य जिसमें बैठता था, जिसका सर्वे सर्वा था सम्राट, सम्राट था, ठीक। दूसरा था मंडल। मंडल दोस्तों 6 था या 9 था? शुरुआत में देखेंगे तो 6 मंडल थे और बाद में राज के काल में, राज प्रथम के काल में ये 9 मंडल हो जाता है। और वर्तमान की बात करोगे तो वर्तमान में संभाग स्तर जो हमारा होता है वही उस टाइम मंडल था। और उसके नीचे आते हैं कोट्टम, और कई कोट्टम, हाँ वलनाडु है, लेकिन कई कोट्टम मिलके वलनाडु बनाते हैं। हमने इसमें इसलिए लिख दिया कि कई बार सवाल ये आता है कि ऊपर से नीचे इनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हालांकि मंडल के बाद कोट्टम ही डायरेक्ट लिखा जाता है, लेकिन कई कोट्टम मिलके मंडल वलनाडु का निर्माण करते हैं, इसलिए हमने उसको ऊपर कर दिया। तो कई कोट्टम मिलके, इसको थोड़ा कर लें, कई कोट्टम मिलके, कोट्टम मिलकर क्या बनाते हैं? ये वलनाडु बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं नाडु पे। नाडु क्या है दोस्तों कि वर्तमान समय में, वर्तमान संदर्भ में देखें तो ये जिला था, जैसे आज के जिले हैं। और इनके जो प्रशासन का संचालन जो करता था वो नोटार संस्था थी, नोटार संस्था थी, जो संस्था थी जो नाडु के प्रशासन संचालन करती थी। और ये नाडु में ही नाडु विनियोगम कर वसूला जाता था। नाडु विनियोगम कर, नाडु विनियोगम कर वसूला जाता था। उसके नीचे आते हैं दोस्तों कुर्रम। यहां एक चीज छूट गई है, कुर्रम था यहाँ पे, कुर्रम।
कुर्रम क्या था कि ये गांवों का समूह था। गांवों का समूह जो होता था वो होता था कुर्रम। और कई बड़े बड़े कुर्रम होते थे, तो बड़ी कुर्रम जो होती थी उसको क्या बोलते थे? तर कुर्रम। बड़े कुर्रम जो होते थे उसको बोलते थे तर कुर्रम। ठीक। इसके बाद लास्ट में आते हैं नगर और गांव। तो हम ग्राम प्रशासन की बात कर रहे हैं, तो इस वीडियो में ग्राम प्रशासन पे ही फोकस रहेगा हमारा। तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो होती है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो थी वो क्या थी? वो थी गांव या ग्राम, और उसको बोलते थे उर। ग्राम को ही उर बोला जाता था, ग्राम सभा को ही उर बोला जाता था। ठीक। तो और जैसे कि सब पहले ही बात किया कि भारत में स्थानीय जो स्वशासन का इतिहास होता है वो हमें यहीं से शुरुआत होता है, यहीं से मिलता है। वो कहाँ से मिलता है? तो उत्तर मेरूर लेख से इसकी जानकारी मिलती है। और इस समय जो गांव थे वो स्वायत्त थे, स्वायत्त थे, स्वतंत्र थे, स्वायत्त थे। और कैसे स्वायत्त थे? इसका कारण ये था कि देखो तीन चार पॉइंट में कि ग्राम सभा जो थी वो कर लगाने वो वसूलने के लिए स्वतंत्र थी। जो ग्राम सभा थी कर लगाने और वसूलने के लिए स्वतंत्र थी। दूसरा ये कि केंद्रीय जो प्रशासन से ग्राम सभा का जो स्वतंत्रता थी वो पूर्ण रूप से थी। अपवाद अगर छोड़ दें तो केंद्र का प्रशासन जो है ग्राम को अपने अंडर नहीं रखता था, यानी ग्राम सभा स्वतंत्र थी। और ग्राम सभा की अनुमति के बिना, जब तक ग्राम सभा अनुमति नहीं देती है तब तक केंद्रीय कानून ग्राम पे लागू नहीं होगा। और ग्राम के सभी कार्यों की जिम्मेदारी ग्राम सभा की थी, यानी उर की थी। अब ग्राम सभा की जब बात हो रही है तो यहाँ ग्राम को दो भागों में डिवाइड किया गया था। पहला था सामान्य ग्राम, सामान्य ग्राम, सामान्य ग्राम, सामान्य गांव जो थे। और दूसरा था विशिष्ट ग्राम, विशिष्ट ग्राम। विशिष्ट ग्राम में दोस्तों क्या होता था कि ये ब्राह्मणों को अनुदान में प्राप्त गांव थे, ब्राह्मणों को अनुदान में प्राप्त गांव थे जो कि विशिष्ट गांव कहलाते थे। इनको ब्रह्मदेय भी कहा जाता था, इनको अग्रहार भी कहा जाता था, इनको मंगलम भी कहा जाता था। ये तीन अनुदेय, ब्रह्मदेय, अनुदान था ये, ब्रह्मदेय, अग्रहार या मंगलम कहा जाता था। ठीक है। और इनकी जो ग्राम सभा होती थी, यानी विशिष्ट ग्राम की ग्राम सभा जो होती थी उसको बोलते थे पेरुगुरी। पेरुगुरी ये नाम जो है दोस्तों ये बहुत बार आते हैं और यही टफ होते हैं क्योंकि उत्तर भारत में दक्षिण भारतीय नाम थोड़ा सा अनयूजुअल लगते हैं। तो पेरुगुरी हो गया, कहलाती थी, क्या होती? ग्राम सभा होती थी। अब इसमें कई सदस्य होते थे और इन सदस्यों को पेरू मक्कल कहा जाता था, इन सदस्यों को पेरू मक्कल कहते थे। ठीक। ग्राम सभा के अधीन कई परिषदें थी और इन परिषदों को वरीयम कहा जाता था। आगे हम परिषदों को देखेंगे। ठीक है। परिषदें वरीयम, टुट वरीयम, पोन वारियम, इस तरीके से। और वहीं सामान्य ग्राम की बात होती है तो इसमें सभी प्रकार के लोग रहते थे, सभी वर्गों के लोग रहते थे, वर्गों के लोग रहते थे किसमें? सामान्य ग्राम में। और सभी सभी प्रकार के कार्य करते थे। और यहाँ की जो ग्राम सभा थी वो उर कहलाती थी, जो कि हमने अभी देखा। ग्राम सभा की जो कार्य समिति होती थी उसको क्या बोलते थे? आलगुणम, आलगुणम बोलते थे, जो ग्राम सभा की कार्य समिति होती थी। ठीक। और ये पूरे ग्राम सभा की बात करें तो 30 कुटुंबों में बांटा जाता था पूरे ग्राम सभा को, पूरे ग्राम सभा को 30 कुटुंबों में बांटा जाता था और प्रत्येक प्रत्येक कुटुंब से एक सदस्य लिया जाता था जिनकी योग्यता बिल्कुल निर्धारित थी कि वो 35 से 70 वर्ष की उम्र का होना चाहिए, यानी वयस्कता जरूरी थी, समझदारी जरूरी थी। दूसरा ये था दोस्तों कि एक से एक दस एक सही यानी 1.5 एकड़, वन
1.5 एकड़ जमीन स्वयं की हो तथा स्वयं का आवास होना चाहिए। वेदों भाष्यों का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, वेदों या भाष्यों का ज्ञान होना चाहिए। पिछले 3 वर्षों से चयन न हुआ हो और कोई निकट संबंधी न हो किसी उप समिति में। ये इस तरीके के नियम थे। और ये जो समिति थी 30 लोगों की, ये 1 साल की कार्यकाल होता था और चयन जो होता था कुडवोले पद्धति। कुडवोले पद्धति ये पद्धति होती थी जिसका मतलब लॉटरी कह सकते हैं। कुडवोले पद्धति कहते थे लॉटरी सिस्टम को। इसमें यह था कि खजूर के पत्ते पर नाम लिखते थे और किसी अबोध बालक को 30 पत्ते निकालने के लिए बोल देते थे। तो इस तरीके से ये पूरा चोल का ग्रामीण प्रशासन हमने डिस्क्राइब कर लिया है, डिटेल में देख लिया है। हालांकि ये पूरा प्रशासन नहीं है, लेकिन एक खाका आपके पास मिल गया, क्योंकि अभी नगरम हमने नहीं देखा है। साम्राज्य को और मंडल को, कितने मंडल थे, कहाँ कहाँ थे, ये नहीं देखा है। तो लेकिन सबसे जरूरी चीज हमने सवाल के साथ देख ली है। तो दोस्तों किसी और वीडियो में हम देख लेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा चोल वारियम या परिषदें देख लें। तो जो काफी बार आता है तोट्टवारियम था। तोट्टवारियम जो उद्यान समिति होती थी उसको तोट्टवारियम कहते थे। वारियम मतलब परिषदें होते हैं। एरिवारियम यानी तालाब समिति या तड़ाक समिति, तालाब को ही तड़ाक बोला जाता है। पोनवारियम स्वर्ण समिति होती थी। इसको आप कनेक्ट करके याद कर सकते हैं, एरिया तालाब जैसे भी हो सके। पोनवारियम स्वर्ण समिति होती थी। संवत्सर वारियम जो होती थी वार्षिक निगरानी समिति होती थी। वहीं उदासीन वारियम सन्यासियों की समिति होती थी कि सन्यासी जो उदासीन हो जाते थे एकदम। न्यायतार वारियम जो होता था वो न्याय समिति होती थी। कोईवा जो था मंदिर प्रबंधन समिति थी। वहीं गणवारियम जो था ग्राम कार्यों की व्यवस्था समिति थी। ठीक है, ये समितियां हो गई दोस्तों। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार सवाल आता है। नोट में ये था कि बरगद के वृक्ष के नीचे अथवा मंदिर में इनकी बैठकें होती थी और इनको बोलते थे ब्रह्मतर स्थान। यानी इन परिषदों की जो बैठकें होती थी उनको बोलते थे ब्रह्मतर स्थान। वो तो चाहे मंदिर में होती थी अथवा बरगद के वृक्ष के नीचे होती थी। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा ये सवाल समाप्त होता है। इसके साथ ही हमने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट देख लिया है और किसी और वीडियो में किसी और सवाल के साथ हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डिकोड करते हुए और अपने सवाल को धीरे धीरे समझते हुए चलेंगे। इसीलिए हम पूरी तरीके से डिटेल में बात करते हैं, ताकि अगर कुछ इससे आए, ग्राम से आए या इस प्रशासन से आए तो छूटे ना। ऐसे ही सवालों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कल सुबह 6 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।